गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का अगला लेसन देखने जा रहे हैं। जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद जी। ये जो पाठ है वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत है। इस तौर पर हमें ये पाठ दिया हुआ है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो पाठ है वो साक्षात्कार के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तिवारी जी जो है वो नागर जी का साक्षात्कार ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी हम देखेंगे। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? देखो, साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं तो उनने शुरुआत कैसे की है, तो उनका लेखन का आरंभ काल की ओर, यानी नागर जी को वो उन्होंने कब लिखना शुरू किया उस काल की ओर ले चलना चाहते हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, यानी साहित्य का माहौल उस समय का क्या था। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया? उस समय जो साहित्यिक थे उनमें से किन लोगों से प्रेरित होकर आपने जो अपना लिखने का काम है वो शुरू किया, और क्या आदर्श थे आपके सामने, और आपके सामने ऐसे कौन से आदर्श थे? ऐसे सवाल वो उनसे पूछते हैं। नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा? जब लिखने से पहले, मैं कविता कथा वगैरह कुछ भी लिखने से पहले मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया था? पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कविता को ही अधिक पढ़ता था। आरंभ में यानी शुरुआत में वो क्या करते थे? कविताओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करते थे। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया, और उसमें भी आरंभ में उन्होंने कविताएं अधिक पढ़ी। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। ये जो है कवियों के नाम है। उनकी जो कविताएं है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ी हुई है। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे मेरे पितामह यानी दादा पिता के पिता, एक सरस्वती और दूसरी गृह लक्ष्मी। छापे का अक्षर जो था वो लेखक का पहला मित्र था, और घर में 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे। पत्रिकाएं यानी पेपर समझ लो या मैगजीन्स वगैरह समझ लो। वो जो पत्रिकाएं है वो पत्रिकाएं जो है उनके पितामह यानी दादा पिता के पिता जो थे वो मंगवाते थे। पहली पत्रिका थी सरस्वती और दूसरी थी गृह लक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। उस समय यानी जब वो पढ़ रहे थे उस समय में उनके सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था, कौशिक का साहित्य था। ये साहित्य प्रेमचंद कौशिक एक जो है वो साहित्यकारों के नाम है। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। आरंभ में यानी शुरुआत के काल में उन्होंने बंकिम जो है उनके उपन्यास यानी क्या, नॉवेल जो है वो उन्होंने पढ़े हुए है। शरद चंद्र को बाद में, शरद चंद्र जी के जो नॉवेल है उनको उन्होंने बाद में पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ये जो है उनका कहानी संग्रह, ये जो लेखक है उनका जो कहानी संग्रह है कौन सा? देशी और विलायती। 1930 के आसपास उन्होंने इसे पढ़ा हुआ है। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। उपन्यास में जो नॉवेल थे उन नॉवेल में बंकिम के उपन्यास जो थे ये उपन्यास उनने 1930 में ही पढ़ डाले थे। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी टीम पर लिखा हुआ। यहाँ पर टीम गलत आया है, यहाँ पर थीम शब्द चाहिए। थीम राजस्थानी आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा। थीम यानी क्या? विषय कथ्य उसे थीम ऐसे कहा जाता है। वो उस पर लिखा हुआ उपन्यास जो है, नॉवेल जो है वो उन्होंने उसी समय पढ़ा
था। अभी उन्होंने क्या क्या बताया कि उनको जो सवाल पूछे गए थे उसका आंसर उन्होंने दिया कि उन्होंने लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने कविताओं से प्रारंभ की थी। कविताओं में उन्होंने सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविताएं उन्होंने पढ़ी है। उनके दादाजी घर में 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे, पहली सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उनके सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का साहित्य था। आरंभ में उन्होंने बंकिम के उपन्यास यानी नॉवेल पढ़े हैं, बाद में शरतचंद्र जी के नॉवेल पढ़े हैं। देशी और विलायती कहानी संग्रह उन्होंने पढ़ा है। बंकिम के नॉवेल जो है 1930 में उन्होंने पढ़ डाले हैं। आनंद मठ और देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय उन्होंने पढ़ा हुआ है। इतनी जानकारी वो उन्हें देते हैं। तिवारी जी, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? अभी तिवारी जी अगला सवाल पूछते हैं कि आपने जिन लेखकों के, कवियों के जो किताबें पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं यानी नॉवेल पढ़े हुए हैं, तो ये सारे जो लेखक हैं क्या यही आपके आदर्श रहे हैं? उस पर जवाब देते हैं नागर जी, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। नहीं, वो क्या कहते हैं, नहीं, इनमें से कोई मेरे आदर्श नहीं थे, सिर्फ पढ़ने का आनंद था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। सबसे पहली जो कविता है वो कविता फूटी यानी क्या, निकली। वो जो है वो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। बहिष्कार यानी क्या, त्याग करना, निकाल देना, संबंध न रखना। उस समय उनकी कविता फूटी। 1928 से 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज यानी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना, उसे क्या कहा जाता है, लाठीचार्ज ऐसे कहा जाता है। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। कब लो कहो लाठी खाए, इसे ही के लेखन का आरंभ मानिए। देखो, वो कहते हैं कि मेरे सामने ऐसे कोई आदर्श नहीं थे। सबसे पहले कविता कब उनकी निकली, कब उन्होंने बनाई, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, यानी साइमन कमीशन पर जो बहिष्कार डाला गया था, बहिष्कार यानी क्या, त्याग करना, निकाल देना, संबंध न रखना। 1928 से 1929 में उस समय लाठीचार्ज भी हुआ था। लाठीचार्ज यानी क्या, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना। इस अनुभव से पहली कविता फूटी। कबलो कहो लाठी खाए से लेखन का आरंभ मानिए, यानी इस कविता की जो उन्होंने शुरुआत की थी उससे उन्होंने अपने लेखन का आरंभ किया, ऐसा मानिए। ऐसे वो तिवारी जी से कहते हैं। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? अभी तिवारी जी जो है वो पूछ रहे हैं कि ऐसी घटना घटी थी, उससे स्फूर्ति लेकर आपने लिखने का आरंभ किया था, लेकिन ये जो घटना घटी इसके बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट में वर्कर वो थे, गवर्नमेंट में वो काम किया करते थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। 1929 के बाद लेखक की जो रुचि है वो किस में बढ़ी, तो पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में, सामाजिक जो कार्य हुआ करते थे उन कार्यों में भी उनकी रुचि बढ़ने लगी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। लेखक की जो पहली कहानी छपी हुई है 1933 में, अपशकुन नाम की वो कहानी है। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। वो क्या कहते हैं कि मेरी पहली कहानी 1933 में अपशकुन नाम की जो कहानी है वो छपी और तुम्हारे गोरखपुर के जो मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, यानी मन्नन द्विवेदी ये जो लेखक थे वो उस समय लेखन कर रहे थे, उनके लेखन बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रहे थे। चंडी प्रसाद रुद्रेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जो चंडी प्रसाद रुद्रेश थे, ये जो लेखक थे, उनकी जो लेखन शैली थी उस लेखन शैली ने लेखक को बहुत ही प्रभावित किया था, यानी उनके लेखन शैली का लेखक के ऊपर बहुत प्रभाव हुआ था। तिवारी जी,
क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? देखो, ये जो सारे साल हम देख रहे हैं वो कब के हैं? तो हमें स्वतंत्रता मिलने के पहले के हैं। उस समय गांधी जी ने भी अथक प्रयत्न किए थे, किस लिए? कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर दिलाने के लिए। तो ऐसा समय था, तो उन्होंने सहजता से पूछ लिया कि क्या उन दिनों आप पर गांधी जी का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी: हाँ, निश्चित रूप से। अभी नागर जी क्या कहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मेरे ऊपर उनका प्रभाव पड़ा, व्यक्तित्व का, यानी व्यक्ति की विशेषता, उनके गुणों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। आंदोलन यानी किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न उसे कहा जाता है आंदोलन। आंदोलनों में भाग लेने से उन्हें रोका था। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। और उन्होंने जो मुझे रोका था, देखो, स्वतंत्रता प्राप्त दिलाने के लिए गांधी जी अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, और ऐसे समय में आंदोलनों में भाग लेने के लिए इनके जो पिताजी थे उन्होंने उन्हें रोका, और उनके रोकना ही उनके लिए अच्छा हुआ, उनके लेखन के लिए अच्छा हुआ। उस समय में उन्होंने लेखन किया। तिवारी जी: आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? अभी तिवारी जी अगला सवाल पूछते हैं उनसे कि ये जो लेखक है नागर जी, उनके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, दया की भावना है, वह किससे प्रभावित है? वो जो प्रेरणा आपको प्राप्त हुई है वो कैसे प्रभावित होकर आपने ली है? नागर जी: वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। वो जो थी वो करुणा की भावना जो थी वो हमारा जो समाज है उस समाज से ही उनके मन में उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। लेखक कहते हैं कि उनकी जो पहली कहानी है प्रायश्चित इसका ही प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। हमारे पारिवारिक संस्कार यानी परिवार से मिले हुए संस्कार। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। अद्भुत यानी विचित्र, अनोखा गुण था। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अभी वो कहते कि पारिवारिक संस्कार भी उनके ऊपर बहुत थे, और उनके पिताजी में एक अद्भुत यानी अलग सा जो गुण था, अनोखा जो गुण था, वो उन्होंने बताया है। क्या गुण था उनके पिताजी के पास? तो वो किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते थे, यानी किसी का दुख हो, तकलीफ हो, कोई तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो तुरंत उस जगह पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस बात ने जो है, पिताजी की ये जो बात है, उस बात से लेखक को बहुत प्रभावित किया था। तिवारी जी: उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। क्रांतिकारी यानी स्थिति व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला, ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? उस समय यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी यानी व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाले ऐसे आंदोलन जो थे वो भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्या ऐसे आंदोलनों का कुछ प्रभाव पड़ा क्या? नागर जी: उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। उसी से तो यानी उन क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल न होने के लिए ही पिताजी ने उनको डांटा था और वहां जाने के लिए उन्होंने रोका था। काकोरी बम कांड हो चुका था। उस समय क्या हो गया था? काकोरी बम कांड जो था वो बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। 1921 साल से जो आंदोलन थे वो आंदोलन जो है वो तेज हो गए थे। तिवारी जी: क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज का एक भाग। क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? ऐसे वो पूछते हैं। नागर जी: आरंभिक असर है थोड़ा जरूर, यानी शुरुआती में उसका असर थोड़ा जरूर उन पर पड़ा था। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। वह कहते हैं कि उनके पिताजी की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कभी भी सामाजिक जो आंदोलन थे तो उस सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी उनको नहीं रोका था।
जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। अभी वो कहते कि जवाहरलाल नेहरू जिसे उनकी भेंट 1933 में 1933 में हुई, उनकी माँ जो थी जवाहरलाल नेहरू जी की, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय उनका छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। जब उनकी माँ, नेहरू जी की माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, तब नेहरू जी कहाँ थे? जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। उनकी माँ के पास देखने के लिए, देखभाल के लिए, मिलने के लिए कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई भी आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। लेखक कहते हैं कि वो क्या करते थे, उनकी माता जी के पास रोज जाया करते थे। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्राय होती रहती थी। पंडित जी जब जेल से छूटे, तब जेल से छूटने के बाद लेखक की उनसे वही भेंट हुई जो प्राय यानी हमेशा होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की, यानी अलग अलग तरीके की बातें जो है वो उनसे, नेहरू जी से उनकी हुआ करती थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? अभी सवाल पूछते हैं नागर जी से कि आपका सबसे पहला उपन्यास, नॉवेल कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। अभी वो कहते हैं कि उनका जो पहला उपन्यास है वो उपन्यास जो है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 1944 नहीं यानी 1944 में उन्होंने महाकाल जो छापा 1946 यानी 1946 में बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी देखो, अभी उन्होंने कविता लिखी थी, उनका कहानी लिखी थी। अभी उनका जो उपन्यास है, नॉवेल है, उसके बारे में वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रसिद्ध हुआ? क्या जो महाकाल नाम से आपने लिखा था, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। वो क्या कहते हैं? हाँ, वो भूख नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? अभी नागर जी जो है वो पूछ रहे कि आप अपने समय के, यानी आप जिस समय लिख रहे थे उस समय के कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे, यानी कौन कौन के लेखकों के संपर्क में आए, उनके प्रभाव में आप रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ला हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों तक पहुँचे हो, इसे क्या कहा जाता है? अजानुबाहु। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। अभी वो कहते हैं कि कौन कौन से लेखकों के संपर्क में आए, तो वो बता रहे हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं, यानी उन्हें वो नाम अभी भी याद आ रहे हैं। माधव शुक्ला हमारे यहाँ आते थे, यानी उनके यहाँ आते थे। वो अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी लंबी बाह वाला। ढीला कुर्ता पहनते थे। ढीला कुर्ता वो पहना करते थे और कुर्ते पर जेब में जालियांवाला बाग की खूनसनी मिट्टी हमेशा रखते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस खून से उस मिट्टी में जो कई सारे लोगों का, निष्पाप लोगों का जो खून मिला हुआ था, वो खून से सनी हुई मिट्टी जो थे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरतचंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। इन सालों में वो प्रतिवर्ष यानी हर साल कोलकाता जाकर शरतचंद्र जी से वो मिलते रहे और उनके गांव भी वो गए थे, ऐसा वो तिवारी जी को बता रहे हैं। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं?
अभी वो क्या कहते हैं कि पुराने जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों में आप किसको, कौन ऐसा था जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं। नागर जी, तुलसीदास को मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। अभी वो क्या कहते हैं, बताते हैं तुलसीदास जो है उन तुलसीदास को उन्हें घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी यानी नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा। आदर्श यानी नमूना अनुकरणीय वस्तु, और घुट्टी यानी क्या, तो नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा। ऐसे बताते हैं कि तुलसीदास को तो घुट्टी में पिलाया गया है, यानी बचपन से ही उन्हें सुनाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। बाबा जो है, उनके पिताजी जो है, वो शाम को नित्य यानी हमेशा प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। उसमें जो श्लोक होते थे वो जबरदस्ती उनसे याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? खंजन नयन ये जो उनकी रचना है उसमें लेखक ने नागर जी ने सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और वो तिवारी जी यहाँ पर पूछते हैं कि आपने जो वर्णन किया है उनके चमत्कारों का, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, जिन्हें नेत्रहीन यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। जो नेत्रहीन है उनकी जो भविष्यवाणियाँ जो है वो कई बार क्या होती है, सच्ची हो जाती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सूर पंचशती का जो प्रोग्राम था उस पर काफ़ी विवाद चला था कि वो जन्मांध यानी जन्म से अंधा व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है, जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। अभी वो कहते हैं कि सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख देखती है या मन देखता है? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। हमारा मन जैसे देखता है वैसे ही आँखें हमारी देखती है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? कि अभी वो पूछते हैं कि आपने अपने लिखने की सार्थकता यानी उपयोगिता, महत्ता की परख यानी क्या, जांच की है? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में। वो क्या कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, मेरे जो उपन्यास है, मेरे जो नॉवेल्स है, उन नॉवेल्स के बारे में मुझे पत्र आते हैं, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। खास तौर से ऐसे पत्र जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, यानी पढ़ने वालों की प्रतिक्रिया, यानी किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसे विरुद्ध होने वाली क्रिया, उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। वो कहते हैं कि आपने भ्रमण जो है वो भ्रमण भी काफ़ी किया हुआ है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया है। मैं घूमा हूँ पूरे अखंड भारतवर्ष, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर यानी चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। अभी उन्हें पूछा गया कि आपने भ्रमण बहुत किया है, आप टूर पर बहुत गए हुए हो, तो वो कहते कि हाँ, मैं अखंड भारत भर भ्रमण किया है, पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ यानी ये फायदा हुआ है कि मैंने कैरेक्टर यानी चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान यानी मन की चित्त वृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान, उन्हें समझने का भी उन्हें उसमें मौका मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? वो कहते कि आपका जो समय था उस समय के जो लेखक थे उन लेखकों में आप किसे पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी,
उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर दिल से पूछो, पूरे मन से पूछो तो एक ही आदमी ऐसा है जिसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। वो कौन है? रामविलास शर्मा जी। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह जो है देशी और विलायती उन्होंने पढ़ा था, वो अगर उन्हें फिर से मिल जाए तो वो फिर पढ़ना चाहते हैं। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। बदलता हुआ भारतीय समाज का जो सुंदर चित्रण है वो सुंदर चित्रण इन कहानियों में है। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। टॉल्स्टॉय और चेखव ये जो है लेखक, उनकी जो रचनाएं हैं वो भी उन्हें बहुत ही प्रिय है, पसंद आती है। आगे तिवारी जी सवाल पूछते हैं कि आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। संकलन यानी क्या? संग्रह किया है। नागर जी हाँ बहुत हाँ बहुत। वो कहते हैं हाँ बहुत किया है। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। वो व्यवस्थित यानी विधि पूर्वक रखा हुआ नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज की इकट्ठे किए हैं। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। इसके लिए मुझे घूमना बहुत पड़ा। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी कुछ प्राप्त किया है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी कुछ जानकारी उन्होंने प्राप्त की है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल जो है उनका साहित्य, उसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ा था। तिवारी जी आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। अभी तिवारी जी को सवाल पूछते कि आपने जो अपने उपन्यास है, नॉवेल्स है, उनके लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य बहुत किया है। नागर जी हाँ बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। वो कहते हैं कि हाँ मैंने फील्ड वर्क बहुत किया है, क्षेत्रीय कार्य बहुत किया है। और वो कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्ती में जो वहाँ पर जहाँ पर सफाई कर्मी रहते हैं उनकी बस्तियों में उन्हें जाना पड़ा। उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा। उनके रीति रिवाज के बारे में उन्हें पढ़ाई करनी पड़ी, समझना पड़ा। तिवारी जी नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? अभी वो पूछते कि मन है और हमारा जो प्राण है उसे आप अलग अलग मानते हैं? नागर जी हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है। प्राण को वो क्या कहते हैं, प्राण जो है हमारे, उन्हें मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है। गति यानी चाल, रफ्तार आगे तक है। प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। वो कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल जल है, निर्मल यानी शुद्ध स्वच्छ ऐसा जल है कि जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। तिवारी जी सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। देखो अभी वो बता रहे हैं अपना जो अनुभव है वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक जगह पर ये लिखा है कि मैंने 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, मैं 10 दिशाओं में भी देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। अभी वो कहते हैं उनसे कि हमने आपका बहुत समय लिया है, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य दोनों का भी हमने लिहाज नहीं किया है, यानी दोनों की भी हमने परवाह नहीं की कि आपकी बहुत उम्र हो गई है, आप इतनी देर बैठ सकते हो क्या, इतनी देर बातें कर सकते हो क्या, इन सारे बातों के बारे में भी हमने नहीं सोचा, सिर्फ बातें करते गए। नागर जी स्वास्थ्य ठीक है मेरा। अभी नागर जी क्या कहते हैं, मेरी तबीयत जो है वो ठीक है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, यानी उनके जो पत्नी थी उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, यानी एक टूटा सापन उनके ज़िंदगी में आ गया था। लेकिन फिर मैंने
सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, लिखने के सिवा और सामने रास्ता क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। वो कहते हैं कि तुम लोग ये मानो कि मैं जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं क्या करूंगा, लिखता रहूंगा। एक नाव के यात्री से ये जो है ये पाठ लिया गया है। एक नाव के यात्री से ये जो है ये पाठ हमें दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ में साक्षात्कार के माध्यम में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उनका बेबाक यानी सही तरीके से उत्तर दिया है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के नीचे जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आपको लिख लेने हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।